ये भी बढ़िया इंडेक्स है, एग्जाम में आ सकता है, ये आ सकता है एग्जाम में ये, ठीक है। मतलब एग्जाम में तो सभी आ सकते हैं बट स्टिल एनीवे शुरू करें। काम की बातें फटाफट से कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहली बात, इंडेक्स 23 बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें अपन क्यों आते हैं? सिंपल सी बात बोलो, अगर आप किसी भी क्वालिफाइंग असेट पे इंटरेस्ट इंकर करोगे उसको बोलते हैं बोरिंग कॉस्ट। इतना आसान सा बात याद रखो कि अगर मैंने लोन लिया और लोन लिया फॉर अ क्वालिफाइंग असेट, तो उस पर भरा गया इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज कर सकते हो, बस इतना याद रहेगा आपको। अच्छा, अगर लोन लिया है क्वालिफाइंग असेट नहीं लिया है तो फिर नहीं बात करना है इधर, ठीक है। अब सबसे पहली बात, यहां दो चीज होनी चाहिए, एक तो बोरिंग होना चाहिए और एक क्वालिफाइंग असेट होना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग असेट? क्वालिफाइंग असेट मतलब जिसको बनने में समय लगता है, विच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, उसको बोलते हैं बोरिंग कॉस्ट, सॉरी उसको बोलते हैं क्वालिफाइंग असेट। बराबर। सब्सटैंशियल पीरियड कितना होता है? 12 महीना नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। 6 महीना भी सब्सटैंशियल पीरियड हो सकता है, ठीक है। हो गया सर, ये आपका बेसिक मीनिंग हो गया बोरिंग कॉस्ट को करना क्या है इसके अंदर। अब यहां दो टाइप की होती है बोरिंग्स, एक होता है जनरल बोरिंग, एक होता है स्पेसिफिक बोरिंग, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग? स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब होता है जो बोरिंग आपने ली ही कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट के लिए है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक बोरिंग। एग्जांपल देख लो फटाफट से, इसमें इंटरेस्ट कैसे कैपिटलाइज करेंगे, जो एग्जांपल से क्विकली रिवाइज करवा रहा हूं। पहला, लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 11 100 करोड़ का 12% पे 12 महीने के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ईयर एंड पे कंप्लीट हुआ। आइडल फंड्स पड़े थे आपके पास, क्योंकि सारा पैसा डे वन पे तो यूज करोगे नहीं, तो आपने इनकम कमा ली 0.5 CR की। तो इसमें बोरिंग कॉस्ट कैसे कैपिटलाइज करोगे? 12 महीने का इंटरेस्ट निकालने का, बिकॉज 12 महीने काम चला है, और माइनस करना टेम्पररी इनकम। ये बोरिंग कॉस्ट आगे इतना कैपिटलाइज करने का, कैपिटलाइज करना मतलब असर की कॉस्ट में ऐड कर देने का। दूसरा, ऊपर वाला एग्जांपल में मान लो कंस्ट्रक्शन 9 महीने चल रहा था, तो फिर भले ही स्पेसिफिक बोरिंग है, लेकिन जितना समय चला है कंस्ट्रक्शन उतने समय का ही लेना बोरिंग। तो 9 माइनस, मैं मान रहा हूं कि जो 0.5 है वो भी 9 महीने का ही था, तो वो लेस कर देना, इतना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे। तीसरा, स्पेसिफिक बोरिंग के लिए, मान लो 100 करोड़ का लोन लिया है, 12 महीने के लिए लिया है, ठीक है। अब मैंने 100 करोड़ तो पूरा यूज नहीं किया, 1 अप्रैल को 30 करोड़ यूज किया, अगस्त में 70 करोड़ यूज किया, ठीक है। स्पेसिफिक बोरिंग में यूजेज के रेट में फर्क नहीं पड़ता है। स्पेसिफिक बोरिंग में पैसा कब यूज किया उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं डे वन से ही सारे लोन का पैसा कैपिटलाइज करूंगा, प्रोवाइडेड कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। बराबर। तो मैं क्या बोलूंगा, 100 करोड़ इंटू 12% इंटू 12/12, मैं इतना करूंगा कैपिटलाइज। लेकिन आपको एक बात पता है ना, 70 करोड़ हमने अगस्त से यूज किया है, मतलब है 70 करोड़ पहले 4 महीने के लिए आइडल पड़ा था, तो 70 करोड़ पे 7% इनकम कमाई होगी आपने, तो 70 करोड़ इंटू 7% इंटू 4/12, ये आपकी हो गई टेम्पररी इनकम, या प्लस कर देना, नेट वाला बोरिंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करोगे। क्लियर वाला पार्ट, कहानी खत्म। इसी बात पे इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, वो देख सकते हो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वो। उसके बाद अपन आएंगे जनरल बोरिंग्स के ऊपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल बोरिंग्स? जनरल बोरिंग्स का मतलब होता है कि आपने एक पूल ऑफ फंड्स है, उसमें से खर्चा किया फॉर अ क्वालिफाइंग असेट, उसको बोलते हैं जनरल बोरिंग, ठीक है। तो उसके एग्जांपल बताओ सर। मान लो 3 लोन था आपके पास, 1 2 3 लोन था, अलग अलग रेट का, अलग अलग अमाउंट का, ठीक है। अब आपने खर्चा किया, जनरल बोरिंग में मुझे फर्क पड़ता है कब खर्चा किया, कितना खर्चा किया, उससे ऐसा क्यों समझेगा आपको। अब मान लो चालू किया कंस्ट्रक्शन अप्रैल में, खत्म किया मार्च में, अब इसका मैं क्या अज्यूम करूंगा, कौन से लोन का पैसा मैंने खर्चे में यूज किया है? तो बोलते हैं आपको यहां 2 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब तीनों लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट न्यूमरेटर में और तीनों लोन का बोरिंग का अमाउंट डिनोमिनेटर में, बराबर। एक वेटेड एवरेज रेट मिलेगा आपको, दैट इज 10.83%। हम मानेंगे आपके पास 3 लोन नहीं, आपके पास एक ही लोन है 300 करोड़ का एट 10.83%, ये मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो भी आपने खर्चा किया है, सपोज पहला खर्चा क्या 50 CR का, तो इंटू 10.83% इंटू फर्स्ट डे पे किया ना, तो इंटू 12/12 करेंगे। ये खर्चा जुलाई में किया है, तो इंटू 10.83% इंटू 9/12 करेंगे। ये जैन में किया है, तो 10.83 इंटू 3/12 करेंगे। बस मिल गया बोरिंग कॉस्ट, कहानी खत्म। सबको समझा गया वाला पार्ट, दैट्स इट। अच्छा ध्यान रखना, आइडल फंड्स डिडक्ट करने वाला लॉजिक सिर्फ स्पेसिफिक बोरिंग में होता है, जनरल बोरिंग में हम कभी भी आइडल फंड्स की इनकम लेस नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वो मैंने लिख के दिया हुआ इधर। आगे बढ़ जाते हैं, फिर आएगा अगला पार्ट, स्पेसिफिक बोरिंग प्लस जनरल बोरिंग वाला पार्ट, ठीक है। मतलब यहां एक स्पेसिफिक बोरिंग भी होती है और जनरल बोरिंग भी होती है। अब भी मजा आएगा ना बेड़ू, सुनना क्या है। अप्रैल में आपके स्पेसिफिक बोरिंग थी कितनी, 30 करोड़ रुपए की, 10% लोन के हिसाब से। फिर जनरल बोरिंग आई आपके पास, एक थी अप्रैल में, फिर एक जनरल बोरिंग आई थी आपकी जुलाई में, 1 जुलाई को। अब ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और फंड्स कैसे यूटिलाइज किया आपने, 50 75 25। एक बात ध्यान रखना, आप फंड्स को भी यूटिलाइज करोगे तो हम मानेंगे
पहला जो आपने पैसा यूज किया है वो स्पेसिफिक बोरिंग का यूज किया रहेगा, उसके बाद जो पैसा यूज किया है वो आप जनरल बोरिंग का यूज करोगे। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 12, कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको निकालना है कैपिटलाइजेशन रेट, बट रेट सिर्फ उसका ही निकालोगे जो आपके जनरल बोरिंग्स है, स्पेसिफिक बोरिंग को यहां मत गिनना। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले लोगे टोटल इंटरेस्ट वेटेड एवरेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जो लोन फर्स्ट डे से था उसका इंटरेस्ट पूरे 12 महीने का आएगा, जो लोन आपने जुलाई में लिया है उसका इंटरेस्ट सिर्फ 9 महीने का आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट लिया 9 महीने का। सिमिलरली एक और चीज, जब बोरिंग्स लोगे डिनोमिनेटर में, तो जो लोन डे 1 से था उसकी बोरिंग 12 महीने की आएगी, बट जो लोन जुलाई में लिया है उसके बोरिंग्स पे भी 9/12 का वेट लगेगा। इंटरेस्ट तो 9 महीने का आएगा, ये सब कर लेते हैं, ये भूल जाते हैं लोग कि बोरिंग्स भी वेटेड एवरेज ही आएगी इधर नीचे, बराबर। तो रेट आपका आएगा 11.16। ठीक है, ये आपका आया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जब आप बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालोगे तो हमने क्या माना, 50 करोड़ में से 30 करोड़ स्पेसिफिक बोरिंग से किया था। स्पेसिफिक बोरिंग का इंटरेस्ट कितना है, 30 × 10, 3 करोड़। तो मैं बोल दूंगा इधर जो 3 करोड़ है स्पेसिफिक बोरिंग का वो कैपिटलाइज करना। फिर आएगा जनरल बोरिंग में 50 में से 30 तो अपन स्पेसिफिक में यूज कर चुके, जनरल बोरिंग से मैंने 20 करोड़ यूज किया, तो 20 इंटू रेट इंटू 12/12, 75 इंटू रेट इंटू 9/12, 25 इंटू रेट इंटू 3/12, वैसा कर लेना बस। सबको समझा, तो ये बड़ा क्रूशियल था अपने लिए। खत्म हो गया सर, ये अपना स्पेसिफिक जनरल बोरिंग खत्म हो गया सर। अब आ जाओ कंसेप्ट खत्म कर देते, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। और कंसेप्ट में क्या है, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन कब शुरू करना है, कब खत्म करना है, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। द कैपिटलाइजेशन बिगिंस कमेंसेस व्हेन 3 कंडीशंस आर मेट। पहला, एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट शुड बी इंकर्ड। दूसरा, एक्टिविटीज शुड बी अंडरटेकन। और तीसरा, बोरिंग कॉस्ट शुड बी इंकर्ड। मतलब काम खर्चा शुरू हो जाना चाहिए, काम भी शुरू हो जाना चाहिए, और बोरिंग कॉस्ट लगना मतलब लोन भी आपको ले लेना चाहिए। जब ये तीनों मीट करेगा, ऑल 3, देन ओनली यू विल कमेंस द कैपिटलाइजेशन। अब इसमें ध्यान रखना, जब मैं बोलता हूं एक्टिविटी शुड बी स्टार्टेड, तो इसमें लीगल वर्क, प्लानिंग वर्क, रजिस्ट्रेशन वर्क भी आता है। छोटे मोटे काम भी एक्टिविटी कमेंस मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब टेम्पररी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना, स्टॉप कर देना। तो कब स्टॉप करेंगे, सस्पेंडेड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इफ एक्टिव डेवलपमेंट इज नॉट टेकिंग प्लेस। मतलब जब बीच में काम रुका हुआ है एंड इट इज नॉट अ नेसेसरी पार्ट, मतलब एबनॉर्मल वैसे रुका हुआ है। मान लो मेरे वर्कर स्ट्राइक पे चले गए 2 महीने के लिए, तो एबनॉर्मल चीज है ना ये, तो 2 महीने का आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो मैं ब्रिज बना रहा हूं, अब ब्रिज को सूखने के लिए टाइम लगता है, तो मैंने आधा काम किया, फिर सूखने के लिए मैंने रखा 1 महीने के लिए, तो वो सूखने के लिए रखना इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो उस केस में आप कैपिटलाइज स्टॉप नहीं करोगे, बराबर। तो सस्पेंशन कब करना, जब एबनॉर्मल रीजन की वजह से डिले हो रहा है इसलिए, तब कैपिटलाइज, तब स्टॉप कर देना। ठीक है, सस्पेंड मतलब बीच में टेम्पररी बंद करना। उसके बाद सेसेशन। सेसेशन मतलब परमानेंटली कब स्टॉप करें कैपिटलाइजेशन, जब असेट सब्सटेंशियल रेडी हो गया तब। मतलब अगर छोटा मोटा मॉडिफिकेशन बाकी है, डेकोरेशन वाला पार्ट बाकी है, तो कोई बात नहीं, हम मानेंगे असेट रेडी ही है आपकी। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज, अगर असेट पार्ट में कंप्लीट होता है, सपोज मान लो आप 4 टावर बना रहे हो, बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग डी। अब 2 बिल्डिंग पहले रेडी हो गई, तो इन 2 बिल्डिंग को अगर आप अलग से यूज कर सकते हो, तो इनका कैपिटलाइजेशन आप स्टॉप कर देना और बाकी का चालू रखने का। तो अगर कोई असेट पार्ट में रेडी हो रहा है, तो अगर जो पार्ट रेडी हुआ वो अलग से यूज हो सकता है, तो उतने पार्ट का यू विल स्टॉप द कैपिटलाइजेशन, बाकी का आप कंटिन्यू रखोगे। सबको समझा, यस सर। उसके बाद आखिरी पॉइंट, एक्सचेंज डिफरेंस टू बी ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट। इसके बारे में क्वेश्चन से भी करवाऊंगा आपको कि कभी कभी क्या होता है, आपने फॉरेन से लोन लिया, लोन फॉरेन से लिया क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो फॉरेन लोन पे इंटरेस्ट तो आएगा, दैट यू कैन कैपिटलाइज, बट एक्सचेंज लॉस भी आएगा, तो वो भी कुछ एक्सटेंड तक आप कैपिटलाइज कर सकते हो। सर अगर फर्स्ट ईयर में गेन आया तो कुछ नहीं करने का है। अच्छा, गेन के ऊपर एक और एग्जांपल है कि पहले साल में लॉस आया फिर बाद में गेन आया, तो उसका मैं बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद अदर रिलेवेंट पॉइंट्स है, वो अपन डायरेक्टली क्वेश्चन में देख लेंगे, इतना कुछ है नहीं। ये आपके कंसेप्ट खत्म हो गए। अब आओ क्वेश्चंस के ऊपर, अब धड़ाधड़ अपन क्वेश्चन निपटाएंगे इसके अंदर। क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने वो करना है, देखने तो जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 13, प्लीज देख लो क्या बोलता है इधर। K Limited began construction of a new building at an estimated cost of 7 lakhs on 1st April 11. To finance the construction of building, it obtained a specific loan of 2 lakhs. ठीक है, तो 2 लाख का लोन लिया स्पेसिफिक वाला 9% के हिसाब से, बाकी लोन दिया हुआ है आपको। ठीक है, 7 12% पे, 9 लाख 7% पे। आगे
एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन वाज दिस मच, ठीक है, एक्सपेंडिचर किया हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 लाख का स्पेसिफिक बोरिंग है तो 2 लाख तक का खर्चा स्पेसिफिक बोरिंग से करेंगे। तो अप्रैल में 1.5 लाख किया और अगस्त का भी 50,000 आप स्पेसिफिक बोरिंग से करोगे, ठीक है। बाकी खर्चा आप जनरल बोरिंग से करोगे। ओके, कंस्ट्रक्शन जैन में कंप्लीट हो गया था, मतलब कंस्ट्रक्शन से 10 महीने चला है, तो लोन स्पेसिफिक हो जनरल हो, 10 महीने का ही मैक्सिमम इंटरेस्ट यू कैन कैपिटलाइज। ओके, अब करना कैसे, सुन लो मेरी बातें ध्यान से। सबसे पहले अपना इलस्ट्रेशन नंबर 13, कंस्ट्रक्शन पीरियड 10 महीना लिख दिया। सबसे पहले निकालो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सक्लूडिंग स्पेसिफिक बोरिंग, ठीक है। टोटल वेटेड एवरेज इंटरेस्ट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज बोरिंग्स, तो इस जो भी इंटरेस्ट आपका जनरल लोन पे वो डिवाइड बाय दी बोरिंग्स, वो किया, रेट आएगा आपको 14.4375% पर एनम। अब क्या करोगे, जो स्पेसिफिक बोरिंग का अमाउंट है उसमें खर्चा कब क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी लोन है इंटू 10/12 कैपिटलाइज कर देना। अब जो 1 अप्रैल वाला खर्चा है वो तो स्पेसिफिक बोरिंग में आ गया, अगस्त का जो 50,000 है वो भी स्पेसिफिक बोरिंग से आ गया, क्योंकि 2 लाख था ना स्पेसिफिक बोरिंग का। अब जो बचे हुए खर्चे हैं वो जनरल बोरिंग से होंगे, तो ये बचा हुआ खर्चा इंटू 11.4375 इंटू अगस्त से लेकर 31 जन तक 6 महीना, तो 6/12, ऐसे सारे खर्चे को आप वेटेड एवरेज लेके मंथ्स का वेट लेके कैपिटलाइज कर देना। तो टोटल कितना कैपिटलाइज करोगे, ये स्पेसिफिक का इंटरेस्ट प्लस जनरल वाला इंटरेस्ट, इतना आप कैपिटलाइज कर देना। फिर एंट्री मांगी है, तो एंट्री में क्या करने का, टोटल बिल्डिंग बनाने में खर्चा आया 8 लाख का प्लस ये इंटरेस्ट का अमाउंट, दोनों मिला के कैपिटलाइज कर देना बिल्डिंग के अंदर, और या तो 2 कैश बैंक कर देना या फिर एक और एंट्री बन सकती है, पूरा आएगा बिल्डिंग में, मान लो कैश बैंक 8 लाख की पे किया है, बाकी इंटरेस्ट पेबल है तो 2 पेबल कर देना। दोनों में से कोई भी एंट्री पास करो, कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे इलस्ट्रेशन नंबर 14, दिखने में डेंजर, सबसे सिंपल, क्या बोलता है सुनना, ये हमने खर्चे किए, ठीक है, हर साल हर महीने जो भी खर्चे किए वो। अब बोलता है 3 बोरिंग है अपने पास, फर्क कितना है, बोरिंग अपने को टेबल फॉर्म में नहीं स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। पहला 10% की बोरिंग है स्पेसिफिकली टू द प्रोजेक्ट, तो स्पेसिफिक बोरिंग है, इंटरेस्ट का अमाउंट भी दिया हुआ है, अच्छा सॉरी ये लोन का अमाउंट है, इंटरेस्ट 65 था और उसकी इंटरेस्ट की इनकम 20 थी, तो स्पेसिफिक बोरिंग का मैं कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूंगा, 65,000 माइनस 20,000, दैट इज ओनली 45,000 आई विल कैपिटलाइज। तो पहले का जो 7 लाख है वो स्पेसिफिक बोरिंग से यूज किया है, मतलब यहाँ का 2 लाख और यहाँ का 5 लाख, ये स्पेसिफिक बोरिंग से हो जाएगा। फिर बचा हुआ 1 लाख यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये सब जनरल बोरिंग से होएगा। अब 2 जनरल बोरिंग है, 12.5% का रेट है, 10 लाख का लोन है, 10% का रेट है, 15 लाख का लोन है। कुछ नहीं, आप चुपचाप एक सबसे पहले निकाला कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है, 11% पर एनम। उसके बाद बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कितना आ जाएगा, 65,000 माइनस 20, 45 हो गया। जनरल बोरिंग 1 अप्रैल 2 लाख, वो तो स्पेसिफिक में आ गया, 30 जून का 5 लाख स्पेसिफिक में आ गया, बाकी खर्चे आपके जनरल बोरिंग से हो जाएंगे। सबको समझा, तो जनरल बोरिंग से जो भी करोगे मंथ्स का वेट लगा देना उसके ऊपर। लास्ट खर्चा आपने 31 मार्च को ही किया है, तो उस पर कोई बोरिंग कॉस्ट नहीं आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका हो गया 14th वाला। 15th वाला मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्या बोलता है सुनना। इन अ ग्रुप ऑफ पेरेंट कंपनी पी 3 सब्सिडरी है ए बी सी, ठीक है। एक है रियल एस्टेट कंपनी, बोरिंग है 10 लाख की, इंटरेस्ट 7% का, खर्चा किया है 15.4 लाख इंक्लूडिंग 10% का मार्जिन। अब यह मार्जिन किसने कमाया, अपने ही सब्सिडी ने कमाया है, अपनी ग्रुप कंपनी ने कमाया है। तो पहले मैं एसएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, तो क्या मैं कोई इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर सकता हूं? द आंसर इज यस ऑफ कोर्स। क्यों? बोरिंग 10 लाख का लिया है ना। अब इसमें कैच है, अगर आपने बोरिंग कम लिया है तो जितना इंटरेस्ट इंकर किया है उतना ही कैपिटलाइज करना, मतलब आप पूरे खर्चे पे इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि उतना इंटरेस्ट लगा ही नहीं है मेरे को, तो जितना बोरिंग लिया है उतना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे। तो यहां देखो मैंने करके दिखाया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 15 दिखाने दो जरा मुझे एक बार। 15 ये रहा, ये देखो देखो जितना भी बोरिंग कॉस्ट है उतना मैंने कैपिटलाइज किया, ठीक है। चलो दूसरा, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोई बोरिंग लिया ही नहीं है। अरे जब बोरिंग लिया ही नहीं है तो तुम खर्चा खुद के जेब से कर रहे हो, तो उसका कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज मत करना। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने के 2 चीज चाहिए, एक बोरिंग और एक क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा। इसने खर्चा तो किया है लेकिन बोरिंग लिया ही नहीं है, तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेगा। फाइनेंस कंपनी, इसने लोन तो लिया है लेकिन क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा ही नहीं किया है, तो इसका ही बोरिंग कॉस्ट नील रहेगा। तुम समझ रहे हो? यस। अब आएगा पेरेंट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। जब पेरेंट आता है तो पेरेंट पूरे ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि पूरे ग्रुप में कितना लोन है और पूरे ग्रुप में कितना क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा है। वो ये देखेगा ही नहीं कि किसने कितना खर्चा किया था, वो बोलेगा पूरे ग्रुप में लोन कितने, तो 2 है, एक 10 लाख का 7% पे और एक 20 लाख का 7% पे, 2 लोन है,
तो दोनों 7% पे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% ही आएगा। अब पूरे ग्रुप में बोरिंग कॉस्ट नहीं, सॉरी, पूरे ग्रुप में क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा कितना हुआ है? एक तो इसने क्या था 1540, बट दैट वाज इंक्लूडिंग अ मार्जिन ऑफ 10% जो ग्रुप में ही कमाया गया है, तो वो एलिमिनेट करने का। तो 1540 में से 10% करोगे एलिमिनेट, आएगा 14 लाख। एक ये खर्चा है। दूसरा 10 लाख का खर्चा किया था कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। सर लेकिन वो तो उसने खुद के जेब से किया था, फर्क नहीं पड़ता है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बोरिंग था, हम मानेंगे उसने बोरिंग कॉस्ट यूज करा ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो खर्चा है ये क्वालिफाइंग एसेट पे किया था, ये भी उसका पार्ट बन जाएगा। तो 14 लाख पे 7% इंटू 12/12, 10 लाख पे 7% इंटू 12/12, इतना आप बोरिंग कॉस्ट कर सकते हो कैपिटलाइज फ्रॉम ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू। लॉजिक भी मैंने लिख के यहाँ दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, किसी ने एक बात बोली है, मैं ना कुछ बोलना चाहूँगा। वो बोलता है सर धनतेरस है, मेरे सब घर वाले धनतेरस मना रहे हैं, है ना, और हम यहाँ क्लास में पढ़ रहे। तुम सोचो, मैं सीए बन गया हूँ, देर इज़ नो लाइबिलिटी ऑन मी टू टेक दिस मैराथन, स्टिल आई एम टेकिंग इट। मैंने एक बार भी जिक्र किया कि तुम्हारी वजह से मेरा धनतेरस चला गया? किसी को भी बोला? नहीं। भाई दुनिया में मजे करने नहीं उतरे अपन सिर्फ, ठीक है? वक्त आएगा तो तुमको मजे करने मिलेगा, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, ठीक है? तुम उसको अर्न करना पड़ेगा तुमको। वो जो फेस्टिवल्स है ना, यू हैव टू अर्न इट, ठीक है? यू हैव स्टिल नॉट अर्नड इट, सो फर्स्ट अर्न इट, फर्स्ट बिकम, मतलब बोलते हैं ना अपन पहले काबिल बनो, ठीक है, उस चीज के लिए, फिर मनाओ जितनी छुट्टी मनानी है तुमको। तो है ना, तुम मेहनत किसी के लिए नहीं कर रहे हो, ना ही तुम किसी पे एहसान कर रहे हो, ठीक है? मेहनत करके तुम खुद के लिए कर रहे हो, तुम्हारा जीवन बन सके उसके लिए कर रहे हो। जब मैं ले रहा हूं मैराथन, तो मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि तुम्हारा कुछ फायदा हो सके, बाद में तुम बोलो चलो आकाश सर से पढ़ा, हमको अच्छा लगा, मेरा करियर बनेगा आगे जाकर। तो आई एम टेकिंग इट फॉर माई सेल्फ, यू आर स्टडिंग फॉर योर सेल्फ। ना मैं आप पे कोई एहसान कर रहा हूं, ना आप मेरे पे कोई एहसान कर रहे हो बैठ के, ठीक है? हम सब अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये बात जब एक्सेप्ट करोगे ना, तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, ठीक है? हमेशा रोना कि मेरा ये फेस्टिवल मिस हो गया, वो फेस्टिवल मिस हो गया, क्या फर्क पड़ता है? सबके मिस होते हैं। तुमको क्या लगता है पूरी दुनिया मजे कर रही है क्या? नहीं, सब लोग काम कर रहे हैं आज। तुमको क्या कभी कभी दिखता है कि अरे सर हमारा फेस्ट, क्या फर्क पड़ता है भाई? क्या फर्क पड़ता है ना? एक फेस्टिवल चलेगा, क्या फर्क पड़ता है? पढ़ लो ना। और मैं बताऊँ, दुनिया रिस्पेक्ट भी तभी करेगी जब तुम मेहनत कर रहे हो। ऐसे सीट बैठ के सीट गर्म कर रहे हैं, कुछ कर रहे नहीं है, फिर फेस्टिवल मनाने हम ना तुमको मजा आएगा ना मेरे को मजा आएगा। तो वी आर डूइंग इट फॉर आवर ओन फ्यूचर, सो डू इट फॉर ओन फ्यूचर ना। आप ही फ्यूचर में सीए बनोगे, पैसे कमाओगे, फैमिली के लिए कुछ अच्छा करोगे, शायद अगली दिवाली पे फैमिली वाले को कुछ खरीद के दोगे। अभी तो खुद मिठाई खा रहे रहेंगे दूसरे की, किसी को देने लायक बनेंगे फिर। तो भाई मेहनत करो, ठीक है? मेहनत करोगे, आगे जाके बहुत मनाने मिलेंगे फेस्टिवल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है? चलो एनीवेज, इलस्ट्रेशन नंबर 16, ठीक है? क्या बोलता है सुन लो। सबसे पहली बात, हाउ विल यू कैपिटलाइज इंटरेस्ट व्हेन द क्वालिफाइंग एसेट आर फंडेड बाय बोरिंग्स इन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स दैट आर इशूड एट डिस्काउंट? अब तक मैंने एक बात नहीं करी, अब कर रहा हूं। बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कौन सा वाला, कूपन वाला कि ईआर वाला? अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हर जगह कूपन ईआर सेम माना था मैंने, लेकिन जब ईआर अलग से दिया हुआ रहेगा तो बोरिंग कॉस्ट हम ईआर वाले इंटरेस्ट का कैपिटलाइज करेंगे, कूपन वाले का नहीं। किसका करेंगे? ईआईआर वाला कैपिटलाइज करेंगे, कूपन वाले का नहीं, ध्यान रखना। तो यहां आपको यही करना है, ठीक है? तो अब इसमें क्या हुआ है, डिस्काउंट पे इशू हुआ है। जब डिस्काउंट पे इशू होता है तो कूपन ईआर सेम नहीं होगा, बिकॉज आपके ईआईआर में डिस्काउंट का इंपैक्ट भी आना चाहिए, ठीक है? बोला हुआ है कूपन 10% है, ईआईआर 13.39% है। सॉल्व कैसे करेंगे? एक बात ध्यान रखना, यहां जो क्वालिफाइंग एसेट है इट वाज रेडी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब फर्स्ट 2 साल का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करोगे। अब जब ईआईआर लगाते हो तो ईआईआर आप फेस वैल्यू पे नहीं लगाते हो, ईआईआर आप बॉन्ड्स की फेयर वैल्यू पे लगाते हो, पता है ना? कूपन लगता है फेस वैल्यू पे, ईआईआर लगता है फेयर वैल्यू पे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फिर आ गया इधर, तो यहां वापस से आपको स्टेप्स लगाने पड़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के। कैसे करेंगे? इधर आ जाओ, मैंने करके दिया हुआ है, बड़ा सिंपल है। कैश फ्लोस बराबर, ये रहा कैश फ्लो, ये रहा फर्स्ट डे पे जो मुझे नेट पैसा आया, 10% के डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो 2 लाख माइनस 10% कितना आया? 1.8 लाख। कितना हो गया नेट इनफ्लो? उसके बाद ईयर 1 से लेकर ईयर 4 आउटफ्लो हो गया कूपन का 4 साल तक, और 4th ईयर के एंड पे प्रिंसिपल का आउटफ्लो हो गया। अब आएगा फेयर वैल्यू निकालने का पार्ट, क्योंकि यहाँ कोई CFI नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना ही कोई लेवल 1 इनपुट है, तो आप फेयर वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, चाहो तो कंप्यूट कर लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है? बस शॉर्टकट है, अज्यूम कर सकते हो आप। तो फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स 1,80,000 हो गया, ईआईआर दिया हुआ है, एलएटी बनाओगे। अब जब एलएटी बनाओगे तो 2 साल तक बनाओ एलएटी, क्यों?
क्योंकि बोरिंग कॉस्ट 2 साल का आप कैपिटलाइज करोगे, तो ये जो भी 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा ईआर के हिसाब से, इतना आप कैपिटलाइज करोगे एज पर इंडेक्स 23। सिंपल है, खत्म कहानी। यस सर। देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, हर तीसरे इंडेक्स में आ जाता है उठ के। ठीक है, आ जाओ। एनीवेज, इलस्ट्रेशन नंबर 17 क्या बोलता है सुनना। निक्का लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड अ टर्म लोन ऑफ 620 lakhs फॉर अ कंप्लीट रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स फैक्ट्री ऑन 1 April 11। तो कितने का लोन लिया है? 620 lakhs का लोन लिया है। प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड अंडर मॉडर्नाइजेशन स्कीम, कितना दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी अंडर मॉडर्नाइजेशन स्कीम? वो बोला हुआ है अपने को, एक सेकंड थोड़ा मिटा दूं मैं, थोड़ा क्लीन करता हूं इसको। हाँ सॉरी, कितने का एक्वायर किया अपन ने? 510 lakhs का। ठीक है, वो उसका कंप्लीट होगा इंस्टॉलेशन ऑन 30 April। अभी 1 April 11 चल रहा है, 30 April 12 को कंप्लीट होएगा, मतलब 12 महीने से ऊपर। ठीक है, 510 लाख इसमें लग गए। उसके अलावा 54 लाख एडवांस गिव सप्लायर फॉर एडिशनल एसेट एक्वायर्ड ऑन 25 April 11 विच वर इंस्टॉल्ड ऑन 30 April 12। 54 लाख एडवांस भी दिया है। अब क्योंकि इसका भी इंस्टॉलेशन में 1 साल के ऊपर लग रहा है, तो ये भी क्वालिफाइंग एसेट हो गया। और बैलेंस 56 lakhs हैज बीन यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस। वर्किंग कैपिटल में जो भी खर्चा करोगे वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं, वो भी कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता है। देखो वर्किंग कैपिटल का जो लोन है, वो जो लोन लोगे वो जनरल बोरिंग स्पेसिफिक बोरिंग हो सकता है, बट वो लोन लेकर अगर आपने खर्चा वर्किंग कैपिटल पे किया तो वो कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 खर्चे, एक 510 और एक 54, ये दोनों पे जो इंटरेस्ट है वो आप कैपिटलाइज करोगे। अब इन्होंने कैसे किया हुआ है, इंटरेस्ट का अपने को अमाउंट दिया हुआ है इधर, टोटल इंटरेस्ट वॉज 68.2 lakhs। तो आप क्या बोलोगे, 620 लाख के लोन पे इतना इंटरेस्ट था, तो आप प्रोपोर्शनेट भी कर सकते हो कि यार 510 डिवाइड बाय 620 इंटू 68.20, तो प्रोपोर्शन मिलेगा इंटरेस्ट इसका कैपिटलाइज करना। सेम 54 के लिए भी करोगे, 54 डिवाइड बाय 620 इंटू 68.20, इतना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना, और बचा हुआ जो इंटरेस्ट है प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अब इसमें एक और बात, आपने 54 लाख एडवांस दिया सप्लायर को, क्या मैं बोरिंग कॉस्ट एडवांस पेड के बेसिस पे कैपिटलाइज कर दूं क्या, कि जब खर्चा अक्रू होगा तब करना चाहिए? स्टैंडर्ड बोलता है देखो आप एडवांस पे कर दोगे ना, अपने बोरिंग कॉस्ट इंकर हो गया ना, खर्चा इंकर कर दिया ना, अक्रूवल से फर्क नहीं पड़ता है, आपने कर दिया ना पेमेंट, तो आप इसके बेस पे कैपिटलाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां मैंने सेम चीज करके आपको दी हुई है, आप देख सकते हो इधर। और ढूंढते बैठूंगा उससे, तो तुम समझ गए ना कैसे करना है यार, ये सेम इन्होंने करके दिया हुआ है, देख लो। इसका करने के और भी तरीके हैं, आप रेट भी निकाल सकते हो इनडायरेक्टली, और रेट मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे भी करो चलेगा, आंसर सेम आना चाहिए भाई। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक और केस है, वो नीचे आके बोलता है, मान लो इधर मैनेजमेंट ऑफ निक्का कंसिडर्स 12 month पीरियड एज सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। उन लोग मानते हैं 12 महीने सब्सटैंशियल पीरियड, तो यहां तो 12 महीने के ऊपर ही लग रहा है। नीचे एक और केस है, बोलता है विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द होल प्रोसेस ऑफ रिनोवेशन इज कंप्लीटेड बाय 20th Feb, मतलब 11 महीने में। अगर 11 महीने में कंप्लीट हो गया तब तो आप कोई भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि 12 months इज सब्सटैंशियल पीरियड, तो जितना 12 महीने में 12 महीने के ऊपर जो समय लगेगा उसी के ऊपर इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर पाओगे इस क्वेश्चन के लिए। ये नहीं बोला होता तो भी यू कुड हैव टेकन डिफरेंट असम्पशंस। ओके, चलो उसके बाद ओहो, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से देखना। एन एंटिटी कंस्ट्रक्ट्स अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग कमेंसिंग ऑन 1 September। ठीक है सर, यहाँ कुछ कुछ अजम्पशन है, दिसंबर ईयर एंड है ये मान के चलना, और कंस्ट्रक्शन करंट ईयर में 4 महीने ही चला है। It went for next year also, but current year में it went on only for 4 months. ठीक है, directly attributable expenditure at the beginning of the month was 2 lakhs blah 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 blah. Entity has not taken any specific borrowing, कोई specific borrowing नहीं है, general borrowing दिया हुआ है आपको। During the year entity had 9% debentures with a face value of 30 lakhs। ठीक है सर, तो यहाँ बाय द वे कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना वो निकालना ही नहीं है, यहाँ सिर्फ निकालना है कि कैपिटलाइजेशन रेट कितना होगा। ठीक है, तो वो अपने को निकालना है, पहला वाला स्टेप याद है, टोटल इंटरेस्ट वेटेड एवरेज डिवाइड बाय टोटल बोरिंग्स वेटेड एवरेज। क्लियर? अब आगे आ जाओ। वो बोलता है हमारे पास डिबेंचर था 9% का 30 लाख रुपए का, उसके अलावा ओवरड्राफ्ट था, इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, ओवरड्राफ्ट था 4 lakhs विच इंक्रीज टू 8 lakhs इन डिसंबर। इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन ओवरड्राफ्ट एट 12% अंटिल 1 October एंड देन रेट वॉज इंक्रीज टू 15%। ठीक है, तो ये इतना सब क्या लिखा है सर, समझाने का ट्राई करता हूं, इधर आ जाओ एक सेकेंड, ये रहा। हाँ देखो, दिसंबर का सीधा सीधा डिसंबर सॉरी डिबेंचर का सीधा सीधा, उसमें कोई चेंज ही नहीं है। ओवरड्राफ्ट का देखो, पहले जैन से लेकर नवंबर तक 11 महीने तक लोन का अमाउंट 4 लाख था,
फिर एक महीने के लिए लोन का अमाउंट 8 लाख हो गया, पहले ये देख लो। उसके बाद जैन से लेकर सितंबर तक रेट 12% था, फिर अक्टूबर नवंबर में 15% था और दिसंबर में 15% था। पहले ये लिख लो, बाइफिकेशन ले लो। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको निकालना है टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल बोरिंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट है? 30 लाख इंटू 9% इंटू 12/12 आ गया। ओवरड्राफ्ट की बात करो, 4 लाख इंटू 9 मंथ्स इंटू 12%। देखो यही किया हुआ है, 4 लाख इंटू 9/12 इंटू 12% बराबर। अब यहां सेम 4 लाख इंटू 2 मंथ्स इंटू 15%, तो 4 लाख इंटू 2 मंथ्स इंटू 15%, और आखिर में 8 लाख इंटू 1 मंथ इंटू 15%, तो 8 लाख इंटू 1 मंथ इंटू 15% इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? आगे टोटल बोरिंग्स। अब जब टोटल बोरिंग निकालोगे वेटेड एवरेज, तो एक सिंपल हिंट देता हूं, टोटल बोरिंग निकालने के लिए सिर्फ परसेंटेज हटा दो यहां से, और ये सेम लिख दो इधर परसेंटेज के बिना, तो आपको मिलेगा वेटेड एवरेज बोरिंग्स। दैट्स इट। टोटल इंटरेस्ट मिल गया, बोरिंग्स मिल गया, रेट मिल जाएगा 9.5%, खत्म। ठीक है, ये रेट आपको पर एनम मिलेगी बिकॉज आपने 12 महीने के हिसाब से निकाला हुआ है। अच्छा, इसका एक सिमिलर क्वेश्चन भी है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 है मेरे हिसाब से, उसमें इन्होंने 12 महीने का नहीं 4 महीने का रेट निकाला हुआ है। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आपको अगर ये वाला आता है तो ऐसे करो, चलेगा। ये नहीं आता है तो जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन सिखाया ना अभी, ये वाला ऐसे करना। ठीक है, दो या रट्टा मत मारो, एग्जाम में आप दोनों में से कोई एक फॉलो करना, बिकॉज दोनों ऐसे का सोल्यूशन है, सेम क्वेश्चन है, सोल्यूशन अलग है, तो आप दोनों में से कोई एक फॉलो करो। मैंने बता दिया कौन सा फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से, आप वो फॉलो करोगे तो बेस्ट है। ठीक है, चलो एनीवेज, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? बोलता है हमने एक क्वालिफाइंग असेट पे खर्चा इंकर करना शुरू किया है, कॉस्ट 10 CR की है, एक्स हैज नॉट रेस्ट एनी स्पेसिफिक बोरिंग, रैदर इट इंटेंड्स टू यूज जनरल बोरिंग्स। ठीक है, वेटेड कॉस्ट 11% दिया हुआ है, टोटल बोरिंग कॉस्ट 0.5 का दिया हुआ है, बट मैं सारा ना कैपिटलाइज करूंगा, देखना पड़ेगा ना। अब यहाँ 2 खर्चे दिए हुए हैं, एक कॉस्ट अक्रूड और एक एडवांस जो पे किया वो। क्या बोला हुआ है? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एज पर कैश आउटफ्लो बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। मैं कैसे निकालूंगा? बड़ा सिंपल है, सुनो मेरी बात। जो खर्चा आपने सितंबर में किया है, सबसे पहले मानना फर्स्ट डे पे खर्चा किया है, तो ये खर्चा 1.5 इंटू 11% इंटू सितंबर से लेकर ईयर एंड तक, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 महीना, तो 7/12 करेंगे, इंटू 11% इंटू 6/12 करेंगे, इंटू 11% इंटू 5/12 करेंगे। ऐसा आप सबके लिए करना, तो आपको मिलेगा बोरिंग कॉस्ट अगर अक्रूवल के बेस पे निकाला तो कितना आएगा, बोरिंग कॉस्ट अगर एडवांस के बेस पे निकाला तो कितना आएगा। ऐसा 2 बोरिंग कॉस्ट ढूंढनी है आपको। तो देखो मैंने करके दिया हुआ इधर, दिखाओ आपको, एक सेकंड इधर आ जाओ। देखो ऐसे मैंने बोरिंग कॉस्ट दोनों की निकाली हुई है। अब इन्होंने पूछा है विच इज द मोर अप्रोप्रिएट वन। पहले निकालोगे दोनों के हिसाब से, फिर सजेस्ट करना है अप्रोप्रिएट वाला। तो मैंने एक बात बताई थी आपको, अभी बताई थी ना, वो इलस्ट्रेशन नंबर शायद 16 था, यहां बताई थी 17 में बताई थी, सॉरी, कि अगर एडवांस पेड दिया हुआ है तो एडवांस के बेस पे यू शुड कैपिटलाइज, बराबर। क्योंकि बोरिंग हम यहाँ अकाउंटिंग नहीं कर रहे अक्रूवल की, हम यहाँ देख रहे हैं बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज करेंगे, तो खर्चा जितना के उसके बेसिस पे होना चाहिए। तो अगर आपने को खर्चा एडवांस में दिया है तो इसके बेस पे करना चाहिए, एडवांस वाला। ठीक है, तो इस बेस पे बोरिंग कॉस्ट इज मोर अप्रोप्रिएट। तो वही जवाब देने का 2-3 लाइन के अंदर काफी है उतना। क्लियर है वाला पार्ट क्या? यस सर, आगे खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, ये कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है? एक कंसेप्ट याद दिलाता हूं पहले। 4 बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग रेडी हो गई, तो बताया था ना मैंने इसका कैपिटलाइजेशन स्टॉप कर देना, और ये रेडी नहीं हुई तो इसका कंटिन्यू रखने का, याद है? बस इसी के ऊपर है। अब पढ़ो क्या बोलता है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये अपने खर्चे के 4 फेजेस के अंदर टोटल खर्चा आया, लेकिन लोन आपने कम का लिया हुआ है, लोन कम का लिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब बोलता है आफ्टर टेकिंग सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन एट द मिड ऑफ द ईयर फेज 1 एंड फेज 2 हैव बीन बिकम ऑपरेशनल। मिड ऑफ द ईयर में मतलब फेज 1 फेज 2 ये 6 महीने में रेडी हो गया। ठीक है, तो इसका सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे। अब इंटरेस्ट रेट से मत निकालना, बिकॉज खर्चा किया है ज्यादा, बोरिंग लिया है कम, तो आप टोटल इंटरेस्ट निकालो। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल करके दिखाता हूं, इधर आओ। टोटल इंटरेस्ट है मेरा मान लो 30 लाख का, तो उसको बांटो खर्चे के रेशियो में। फेज 1 एंड 2 में खर्चा कितना किया है? 98 लाख। फेज 3 एंड 4 में खर्चा कितना किया? 123। 30 को इस रेशियो में बांटो आप, तो एक अमाउंट आएगा। अब फेज 1 एंड 2 का जो इंटरेस्ट है वो पूरे साल का मिला आपको, ये आप सिर्फ 6 महीने का कैपिटलाइज कर सकते हो, तो 6 महीने का अपन कैपिटलाइज करेंगे, बाकी 6 महीना प्रॉफिट एंड लॉस। बट फेज 3 एंड 4 रेडी नहीं हुआ है, तो इसका पूरे साल का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज कर सकते हो। दैट्स इट,
सिंपल है, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, खत्म। आगे बढ़ जाओ सर। क्वेश्चन नंबर 4, ओह मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्या बोलता है सुनना, मजा आएगा इसके अंदर। काफी एम्बिग्विटी है इसके अंदर। आरटीपी में एक सोल्यूशन है, एमटीपी में एक सोल्यूशन है। जो आरटीपी वाला सोल्यूशन है वो फॉलो करना, इसको मैंने May 23 के आरटीपी में करा भी रखा है, वही फॉलो करना। एमटीपी में उन्होंने सोल्यूशन गलत कॉपी किया हुआ है ना, पुराना सोल्यूशन कॉपी कर दिया उन्होंने। पुराना मतलब पहले भी एक सोल्यूशन दिया हुआ था, गलत था वो। तो जो मैंने आरटीपी में सिखाया वैसे करना। क्या सिखाया बता रहा हूं, इधर सुन लो मेरी बात। सबसे पहले एलएनटी ने चालू किया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एक्सपेक्टेड टू टेक 18 मंथ्स फ्रॉम 1 Jan to 30 June। ठीक है सर। बिल्डिंग मीट्स द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग असेट। एलएनटी इंकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। 1 Jan को खर्चा किया, जून 11 में खर्चा किया, मार्च में खर्चा किया, जून 12 में खर्चा किया। ऑन 1 July 11 एलटी इशूड रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹50 crores। ठीक है। The proceeds from the debentures form part of the company general borrowings, which it uses to finance the construction। ठीक है। L&T had no borrowings before 1 July 11। अब होता क्या सुनना, मैंने भले काम शुरू किया जैन में, लेकिन मैंने बोरिंग जुलाई में लिया है। तो मैं कैपिटलाइजेशन कब से शुरू करूं, जैन से कि जुलाई से? तो 3 कंडीशन थी, खर्चा इंकर होना चाहिए, काम शुरू होना चाहिए, बोरिंग कॉस्ट भी लगना चाहिए। जब ये तीनों मीट करेगा देन यू विल स्टार्ट द कैपिटलाइजेशन। तो ये तीनों तो इस दिन पे मीट कर रहा है ना, जुलाई में, क्योंकि बोरिंग थी नहीं पहले आपके पास, तो ये जुलाई में मीट कर रहा है। तो आप सिर्फ जुलाई से ही चालू कर सकते हो कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखना पहली चीज। तो इन द ईयर 10-11 आप कोई कैपिटलाइजेशन नहीं करोगे। ठीक है, आगे क्या बोलता है, फिर बोलता है L&T incurred 25 CR of construction cost before obtaining general borrowings and 25 after obtaining general borrowings। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड्स 31 March 11, 31 March 12, 31 March 13 कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट परमिटेड टू बी कैपिटलाइज। इधर आओ, प्यार से इसको भी करते हैं अपन, इधर आ जाओ। सबसे पहले फॉर द ईयर एंडेड 31 March 11, क्योंकि बोरिंग ये आपने जुलाई 11 में ली है, तो उसके पहले वाले ईयर एंड पे तो कोई कैपिटलाइज होगा ही नहीं, बराबर। तो फर्स्ट ईयर पे कोई कैपिटलाइज नहीं होगा। सेकेंड पे 5 करोड़ आपने खर्चा किया था जैन में, जैन से तो इस पर आप बोरिंग कॉस्ट लगाओगे नहीं, बट जुलाई से तो लगा सकते हो ना यार। तो 5 करोड़ पे जैन से लेकर जून तक कोई कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, बट जुलाई से आ सकता है। तो 1 जुलाई से लेकर ईयर एंड तक 9 महीने का इंटरेस्ट विल कैपिटलाइज। उसके बाद जो खर्चा आपने इंकर किया 20 करोड़ का, कब किया है, जून में, तो ये जून मतलब 1 जुलाई से हुआ ना, तो इस 20 करोड़ के ऊपर भी 1 जुलाई से लेकर ईयर एंड तक यू कैन कैपिटलाइज। उसके बाद जो ये 20 करोड़ आपने इंकर किया है, ये तो ईयर एंड पे किया आपने इंकर, तो इस पे कोई कैपिटलाइजेशन नहीं आएगा। तो आपने कितना कैपिटलाइज किया, 1.875 बोरिंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज कर सकते हो। ये मैं सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में आप कुछ नहीं करोगे, सेकंड ईयर में इतना करोगे। अब आएगा तीसरा साल। असेट रेडी कब हो गया, असेट रेडी हो गया था, इधर शायद दिया हुआ है किधर, तो हाँ, असेट रेडी होगा तो 30 जून 12 को। तो थर्ड ईयर में अप्रैल मई जून सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो। इसका मतलब क्या, आप सुनना, सबसे पहली बात, जो पुराने खर्चे किए थे 5, 20 और 20, ये खर्चे पे आप 3 महीने का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे, प्लस ये खर्चे के साथ जो पिछली बोरिंग थी उस पे भी आएगा 3 महीने का इंटरेस्ट। मतलब जब आप कैपिटलाइज करते हो तो पुराने खर्चे पे भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज होएगा। तो पुराना खर्चा बस 45 प्लस द बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, ये दोनों पे 46.875 पे 3 महीने का इंटरेस्ट विल कैपिटलाइज। उसके अलावा करंट ईयर में खर्चा किया है कि आपने 5 ईयर का खर्चा किया था, बट वो किया ही जून 30 को है, तो इस पे तो 0 डेज का आएगा, इस पे कुछ आएगा नहीं, लास्ट डे पे इंकर किया आपने, दैट्स इट। तो ये थर्ड ईयर में आप इतना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे 1.17 करके। ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना भाई इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखने में काफी बड़ा है, बट मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूं, इतना मत पढ़ो, इधर आओ मेरे पास। क्या बोलता है सुनना, पहला केस क्या है, मतलब एक्चुअली कुछ बिल्डिंग वगैरह बना रहे और लैंडस्लाइड हो गया। वो पहला केस बोलता है लैंडस्लाइड होना कॉमन नहीं है और डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल इज माइनर वर्क पेंडिंग, मतलब बनने के बाद कोई अप्रूवल चाहिए होता है, वो छोटा मोटा वर्क है, मतलब वो बाकी रहेगा तो भी चल जाएगा। अब क्या बोलता है सुनना, पहले 4 महीने काम चला, 3 महीने काम सस्पेंड हुआ, अब लैंडस्लाइड कॉमन नहीं है, मतलब ये सस्पेंशन अनयूजुअल है, तो यू विल हैव टू स्टॉप द कैपिटलाइजेशन। उसके बाद और 2 महीने काम हुआ, फिर अपने को लग गए 15 दिन ये डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल के लिए, बट अप्रूवल छोटा मोटा काम है तो वो नहीं आया तो भी चलेगा। तो मोटा मोटी काम कितने समय चला है, ये 4 महीना और ये 2 महीना, 6 महीना काम चला है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे, पहला। दूसरे केस में पता है क्या बोलता है, बोलता है लैंडस्लाइड कॉमन है,
लैंडस्लाइड इज कॉमन एंड डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल इज मेजर वर्क, मतलब ये दोनों काम की चीजें, ऐसा बोल रहे हो बेसिकली। तो उस केस में 4 महीना काम चला। अब वो बोलता है लैंडस्लाइड कॉमन है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये होता रहता है, तो कैपिटलाइजेशन विल नॉट स्टॉप, ठीक है। तो 4 महीना प्लस 3 महीना 7 महीना काम चला, उसके अलावा 2 महीना वापस काम चला तो 9 महीना हो गया। वो बोलता है डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल इज अ मेजर वर्क पेंडिंग, तो ये 15 दिन भी गिना जाएगा। इन शॉर्ट 4 महीना प्लस 3 महीना प्लस 2 महीना काम चला, बस 15 दिन यहां काम चला, तो टोटल 4 + 3 7 + 2 9 प्लस 0.5 मंथ्स इज 9.5 मंथ्स। दैट इज आप 9.5 मंथ का इंटरेस्ट क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। समझा आपको ये वाला पार्ट? दैट्स इट। तो ये फर्क था दोनों के अंदर। अब आएगा अगला पार्ट, एक्सचेंज डिफरेंस वाला पार्ट। मैंने क्या बोला था, अगर आपने क्वालिफाइंग स्केल लोन फॉरेन से लिया है तो एक्सचेंज लॉस भी आएगा, तो कुछ हद तक एक्सचेंज लॉस भी आप कैपिटलाइज कर सकते हो। उसके लिए एग्जांपल देख लो, मान लो कंपनी है एके वर्चुअल्स, बीबी सर भी लाइक गद्दारी कौरबे, गद्दारी कौरबे, सुनो, एके वर्चुअल्स इंडियन कंपनी है, लोन लिया क्वालिफाइंग स्केल फॉरेन से, ठीक है, 5% पे लोन लिया, मजा आ गया सर। इंडिया में लोन लोगे तो 12% पे मिलता अपने को। आगे एक्सचेंज रेट 70 का दिया हुआ है 1 अप्रैल को, और 31 मार्च को दिया हुआ है 75 का रेट, ठीक है सर। सबसे पहली बात, जो फॉरेन के लोन पे इंटरेस्ट लग रहा है वो तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो, इंटरेस्ट का लफड़ा है ही नहीं। तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट लगता है ईयर एंड पे, तो 10,000 इंटू 5%, तो $500 आ गया। और इंटरेस्ट क्योंकि लग रहा है ईयर एंड पे, तो ईयर एंड की रेट से करना मल्टीप्लाई, तो इतना इंटरेस्ट यू कैन कैपिटलाइज, यहां कोई लफड़ा ही नहीं है। अब आता है एक्सचेंज लॉस। एक्सचेंज लॉस कितने का हुआ है आपको, $10,000 पे आपको हुआ है, ये जो डिफरेंस है रेट का उतना लॉस, दैट इज 50,000 का लॉस हुआ है आपको, ठीक है। अब इस लॉस का मैं क्या करूं, इसको मैं कैपिटलाइज करूं क्या, तो एक लिमिट दे रखी है। अगर आप इंडिया में लोन लेते तो कितना इंटरेस्ट भरते, तो इंडिया में 10,000 इंटू 70, 7 लाख का लोन लेता और 12%, दैट इज 84,000 का इंटरेस्ट भरता। इसमें से मुझे ऑलरेडी कितना फॉरेन का इंटरेस्ट अलाउ हो गया है, तो फॉरेन का इंटरेस्ट मुझे 37,500 अलाउ हो गया है, तो निकालूंगा 84,000 माइनस 37,500 कितना, 46,500। बस इसमें से मैं 46,500 कैपिटलाइज कर सकता हूं, बैलेंस 3,500 विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, खत्म कहानी, दैट्स इट। सबको समझते गए वाला पार्ट हीरो लोग, अरे यस और नो, यस। इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, कर लेना। अब इसका एक बेटर क्वेश्चन करवाता हूं मैं, समझा नहीं वाला पार्ट, सिंपल है। अब इसका मैं एक बेटर क्वेश्चन करवाता हूं, इधर आ जाओ मेरे पास में, क्या बोलता है सुन लो। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है। आपने बोरिंग लिया $1,000 का, 4% के हिसाब से इंडिया में रेट 12% है, ठीक है। अभी रेट 40 है, बाद में रेट 50 हो गई। सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकालो फॉरेन लोन पे, 1,000 इंटू 4% इंटू 50, ये तो आप कैपिटलाइज करोगे। अब एक्सचेंज लॉस कितना आ रहा है, रेट 40 की 50 हो गई थी, तो 10 का लॉस आएगा, तो 10,000 रुपये का लॉस आया। अब इसमें से मैं कितना कैपिटलाइज करूंगा, तो सिंपल है, इंडिया का लोन निकालो, इंडिया के लोन पे इंटरेस्ट निकालो। इंडिया में लोन लेते तो $1,000 इंटू 40 इंटू 12% का इंटरेस्ट लगता, तो इंडिया में लेते तो 4,800 का इंटरेस्ट लगता। उसमें से फॉरेन में कितना अलाउ कर चुके, 2,000, तो बचा हुआ इज द मैक्सिमम लॉस दैट कैन बी कैपिटलाइज। तो 10,000 में से 2,800 यू कैन कैपिटलाइज, बाकी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये पहला है, बराबर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मतलब एक्सचेंज लॉस मैंने कितना कैपिटलाइज किया, 2,800, और इंटरेस्ट मैंने किया 2,000, टोटल हो गया 4,800। अब यहां नीचे हो गया तो 3 अलग अलग केस दिया हुआ है। मान लो फर्स्ट टाइम में लॉस आया, कैपिटलाइज किया, अब 1 साल आगे बढ़ गए, अब रेट 50 से गिर के हो गए 48, तो गेन हो गया। अब 1 साल बाद जब गेन होगा तो क्या, तो स्टैंडर्ड बोलता है अगर किसी लोन का लॉस कैपिटलाइज किया था और नेक्स्ट ईयर में गेन हो गया, तो जितना लॉस कैपिटलाइज किया उतना गेन आप रिवर्स कैपिटलाइज कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स कैपिटलाइज? कैपिटलाइज करने का मतलब असेट में ऐड करना, रिवर्स कैपिटलाइज मतलब असेट से माइनस कर देना। तो देख लो, जैसे मुझे नेक्स्ट ईयर में अगर देखोगे केस ए में, तो मुझे इंटरेस्ट जो आएगा वो तो कैपिटलाइज करोगे, बट गेन आएगा। गेन कितने का आएगा, मुझे 2,000 रुपये का गेन आएगा। कैसे, 50 से रेट 48 हो गई, तो $2 का गेन हुआ पर डॉलर, तो गेन आया। इज दिस गेन विद इन द लिमिट ऑफ एक्सचेंज लॉस? द आंसर इज यस। तो ये गेन मैं करूंगा रिवर्स कैपिटलाइज, सिंपल, बराबर। अच्छा केस बी, मान लो गेन 6,000 का आ जाए, तो जितना प्रीवियस लॉस था 2,800 उतना रिवर्स कैपिटलाइज करोगे, बाकी एक्सचेंज गेन प्रॉफिट लॉस में जाएगा। समझा? केस सी, अब मान लो केस सी में एक्सचेंज रेट 44 हो गई, बट बोरिंग सिर्फ $600 की पड़ी है अपने पास।
$1000 की बोरिंग में, सॉरी $1000 में से $600 रीपे हो गया, सिर्फ इतना ही आउटस्टैंडिंग बचा है प्रिंसिपल, ठीक है। $600 इज रीपेड, तो 400 का प्रिंसिपल बचा है। अब 400 के प्रिंसिपल पे एक्सचेंज गेन कितने का आएगा? 2400 का। अब आप यहां ये नहीं बोल सकते कि यार ये गेन इज विद इन द लिमिट ऑफ लॉस, तो मैं रिवर्स कैपिटलाइज करूंगा, नहीं। जो लॉस आया था वो $1000 पे आया था, जो गेन आया है वो $400 पे आया है, तो आपको प्रोपोर्शनल लॉस निकालना पड़ेगा कि $1000 पे लॉस था 2800, तो $400 पे लॉस कितना होता? 1120। बस इतना ही गेन मैं रिवर्स कैपिटलाइज करूंगा, बाकी बैलेंस गेन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल करके जाना। ये एग्जाम्पल अब तक एग्जाम में नहीं आया है, मुझे लगता है कि अगर बोरिंग कॉस्ट पे क्वेश्चन आएगा, लाइकली है या आने के लिए लाइकली है। तुम समझ रहे हो क्यों ऐसा? कितना बढ़िया 8 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है ना। पहला ये केस पूछेंगे, फिर केस ए केस बी केस सी पूछ लेंगे, 4 6 8 मार्क जो भी है, ध्यान रखना आ सकता है, ठीक है। एनीवेज, उसके अलावा एक आखिरी बात करनी है आपसे। रफा दफा हो गया भाई साहब, ये काय की आखिरी बात, रफा दफा हो गया भाई साहब, ये मजा आ गया असल जी, ठीक है। तो इसी बात पे क्या करेंगे, एक के भाई साहब खत्म हो गया, एक और इंडेक्स 23 भी खत्म।